डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 8th एक्सरसाइज 11D को कंप्लीट करवाऊंगा। पिछली जो हमारी एक्सरसाइज थी सी तक, उसमें हमने डायरेक्ट वेरिएशन के बारे में पढ़ा है। इसमें हम इन्वर्स वेरिएशन के बारे में पढ़ेंगे। इन्वर्स वेरिएशन का मतलब होता है कि अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज़ हो रही है तो उसके इंक्रीज़ होने की वजह से दूसरी जो है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाए। ठीक है, दो क्वांटिटीज़ मैंने पिछली बार भी आपको बताया था कि इस तरह के वेरिएशन वाले सम में हमेशा दो क्वांटिटी ही हमें स्टेटमेंट में मिलेंगी, जिनमें से अगर एक इंक्रीज़ हो रही है तो उसकी वजह से दूसरी डिक्रीज़ हो जाए, उसको हम बोलते हैं इन्वर्स वेरिएशन। तो यहाँ पर जो है हमें फर्स्ट जो स्टेटमेंट है उसमें कुछ टेबल्स दे रखी हैं, उसको देख के हमें बताना है कौन डायरेक्ट है कौन इन्वर्स है। डायरेक्ट वो होगा फर्स्ट क्वांटिटी भी इंक्रीज़ हो, सेकंड भी इंक्रीज़ हो। इन्वर्स वो होगा फर्स्ट इंक्रीज़ हो, सेकंड वाली डिक्रीज़ हो जाए। ठीक है, तो हम देखते हैं पहले फर्स्ट जो थिंग यहाँ पे ध्यान देने की है कि ये बिल्कुल भी ऑर्डर में अरेंज्ड नहीं है। तो आपने क्या करना है, फर्स्ट वाले को ऑर्डर में अरेंज करना है, और जहाँ जहाँ जैसे मान लो 1 को हम सबसे पहले रखते हैं तो 1 की वैल्यू भी उसके साथ ही रहेगी। ठीक है, तो फर्स्ट इनमें देखें 1 सबसे छोटा है तो x और y। सबसे पहले हम लेंगे 1 और इसके साथ आएगा 3। फिर 1 के बाद 3 और 3 की वैल्यू है 9। ठीक है, 3 के साथ y की वैल्यू 9। फिर 4 के साथ 12। फिर 6 के साथ 18। ऐसे ही 7 के साथ 21 और 8 के साथ 24। अब आप देखें ऊपर वाली वैल्यू जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, 1 3 4 6 7 8। नीचे वाली भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में इंक्रीज हो रही है ना, 3 9 12 18 21 24, कहीं कम तो नहीं हुई। तो दोनों ही वैल्यू एक साथ इंक्रीज हो रही हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो क्या है, डायरेक्ट वेरिएशन है। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट वाले को हम देखते हैं। अब नेक्स्ट वाले में है फर्स्ट सबसे छोटा है, ये पहले से ही अरेंज्ड है तो इसकी टेबल बनाने की जरूरत नहीं। देखो 3 6 9 12 15 18, तो नीचे वाली वैल्यू भी इंक्रीज ही हो रही है, ऊपर भी इंक्रीज नीचे भी। 10 20 30 कहीं डिक्रीज नहीं ना हुई, तो इंक्रीज हो रही है, तो ये भी डायरेक्ट वेरिएशन ही है हमारा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। फिर नेक्स्ट आती है बात सी पार्ट, इसमें भी ऑर्डर में अरेंज नहीं है, तो पहले हम इनमें सबसे छोटी वैल्यू ढूंढेंगे 1 की वैल्यू 120, तो हम यहाँ लिखें 1 और y की वैल्यू 120। फिर 1 के बाद 4 के साथ 30। फिर 5 के साथ 24। फिर 5 के बाद 8 और वैल्यू है 15। फिर 10 के साथ है 12। फिर 20 के साथ 6 और 40 के साथ 3। अब आप नोट कर रहे होंगे कि ऊपर वाली वैल्यू तो इधर इंक्रीज हो रही है, लेकिन नीचे वाली तो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है ना। 120 था, फिर 30 24 15 12 6 3, डिक्रीज हो रही है ना। तो एक वैल्यू इंक्रीज हो रही है, दूसरी वैल्यू डिक्रीज हो रही है, तो इसको हम बोलेंगे इन्वर्स वेरिएशन। क्या बोलेंगे, इन्वर्स वेरिएशन। तो सी पार्ट जो है वो हमारा इन्वर्स वेरिएशन है। अब आई डी की बारी, तो डी में भी ऑर्डर में अरेंज्ड नहीं है, तो हम इसको ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या है वैल्यू सबसे छोटी 2, और 2 में y की वैल्यू है 75। ये वैल्यू चेंज नहीं कर देनी है, y वैल्यू सेम रखनी है। फिर 3 के लिए 50। फिर 3 के बाद 10 के साथ 15। फिर 15 के साथ 10, और फिर 30 के साथ 5 और 50 के साथ 3। ठीक है, अब आप देखें ऊपर वाली वैल्यू इंक्रीज हो रही है इस तरफ, लेकिन ये वाली वैल्यू क्या हो रही हैं, डिक्रीज हो रही हैं, है ना। तो ये भी किसका एग्जांपल है, इन्वर्स वेरिएशन का। नेक्स्ट वाले में पहले से ऑर्डर में अरेंज है 2 3 4 7 8 10। अब ऊपर वाली इंक्रीज हो रही है, नीचे वाली भी इंक्रीज हो रही है, तो ई पार्ट जो है वो हमारा डायरेक्ट वेरिएशन है। एफ वाले में अरेंज करते हैं इसको पहले। एक्स की वैल्यू सबसे छोटी 3, तो 3 के साथ 30। फिर 3 के बाद 6 के साथ 15। फिर आता है 10 के साथ 9। फिर 15 के साथ 6 और 45 के साथ 2। अब आप देखें ऊपर वाली वैल्यू इधर इंक्रीज होती जा रही हैं,
जबकि नीचे वाली वैल्यू इधर डिक्रीज हो रही हैं, तो ये भी इन्वर्स वेरिएशन का ही एग्जाम्पल है। फिर आता है हमारा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड में है इफ़ x वेरीज इन्वर्सली एज y। अब x और y इन्वर्स प्रोपोर्शन में है, तो हमें क्वांटिटीज दे रखी हैं, तो इसको आपने सॉल्व कैसे करना है, टेबल बना के। सबसे पहले x, यहाँ पे हम टेबल कैसे बनाएंगे, x और y। नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारी सेकंड, इसमें है x वेरीज इन्वर्सली एज y। x और y इन्वर्स प्रोपोर्शन में है। अब इन्वर्स प्रोपोर्शन में है तो उसके लिए आपको एक रिलेशन याद रखनी है। डायरेक्ट में मैंने आपको बताया था x1 बाय y1 इज इक्वल टू x2 बाय y2, ठीक है। अब ये रिलेशन जो है उसमें थी डायरेक्ट में, इन्वर्स में क्या होगी, इन्वर्स में होती है x1 बाय x2 इज इक्वल टू y2 बाय y1, ठीक है। क्या होती है, x1 बाय x2 इज इक्वल टू y2 बाय y1। अब ये x1 x2 y1 y2 क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आपको एक बनानी है टेबल, ठीक है। टेबल कैसे बनानी है ये नोट कर लिया होगा आपने, मुझे लगता है। अगर नहीं किया तो दोबारा वीडियो को पीछे करके कर लेना है। यहाँ लिखना है x और y। अब यहाँ पे जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो होती है x1, सेकंड होती है x2, यहाँ y1, यहाँ y2, ठीक है। अब फर्स्ट वैल्यू हम यहाँ रखते हैं, अगर x 10 है तो y कितना है 8, तो यहाँ पे 8, ये हो गए x1 और y1। फाइंड y, तो ये हमें निकालना है। अगर x की वैल्यू 4 है तो यहाँ 4, यहाँ कुछ नहीं है, तो आप यहाँ पे y2 भी लिख सकते हैं, अकेला y भी लिख सकते हैं। तो अब हमें सिर्फ हमारी इस टेबल से मतलब है, इसका हम यूज़ करेंगे। तो फॉर्मूला हमारा वही रहेगा, x1 बाय x2 इज इक्वल टू y2 बाय y1। ऐसे नहीं याद रखते तो आपने याद रखना, इधर से आपको जाके इस तरह से वापस आना, इधर से ऐसे। ये x1 है, x1 बाय x2, y2 बाय y1, ठीक है, इस तरह से। तो अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, x1 10 है डिवाइड बाय x2 है 4 इज इक्वल टू, ये y2 ही रखना है, y2 लिखने के बजाय y ही लिख लेना है आपने, यहाँ पे 2 लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। y डिवाइड बाई 8। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 4 की y के साथ कितना होता है 4y इज इक्वल टू 8 की 10 के साथ 10 इंटू 8। इसको हमेशा ऐसे ही रखें, मल्टीप्लाई पूरी करने की जरूरत नहीं होती है। अब y के साथ 4 मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारी 10 इंटू 8 डिवाइड बाई 4। कैंसिल करेंगे, 4 टू जा 8, 10 टू जा 20, तो y की वैल्यू हमारी आ चुकी है 20, ठीक है। इस तरह से आपको करना है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है जो बी पार्ट है हमारा, x वेरीज इन्वर्सली एज y। सेम वही चीज़, यहाँ पे भी हम वही टेबल बनाएंगे, x y। अब यहाँ पे बताया गया अगर x 9 है तो y कितना है 21। फिर x निकालो अगर y की वैल्यू 7 हो तो, ठीक है। तो अब फिर से इस टेबल को हम देखेंगे ध्यान से, तो हम इधर से इधर आएंगे। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले 9 बाई x इज इक्वल टू 7, क्योंकि इधर से इधर आना है, 7 बाई 21, ठीक है। इन्वर्स में थोड़ा फर्क होता है, ध्यान देना है इन बातों पे। 7 की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो 7x इज इक्वल टू 21 इंटू 9। अब 7 मल्टीप्लाई में है इस तरफ x के साथ, इसको हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे, डिवाइड में जाएगा, तो इसकी वैल्यू कुछ इस तरह से बनेगी, x इज इक्वल टू 21 इंटू 9 डिवाइड बाई 7। 7 3 जा 29, 9 3 जा 27, तो x की वैल्यू आ गई हमारी 27। नेक्स्ट है c, इसमें है x वेरीज इन्वर्सली एज y। सेम जैसे हम पहले करते आ रहे हैं, तो टेबल बनाएंगे हम x और y को लेके। फर्स्ट है इसमें x की वैल्यू अगर 12 है तो y है हमारा 33। ऐसे ही x हमें फाइंड आउट करना है अगर y की वैल्यू 11 है तो हम जो है इस टेबल का यूज़ करेंगे यहाँ पर। इसमें फर्स्ट हम लिखेंगे 12 बाई 33 इज इक्वल टू
सॉरी गलत लिख दिया ये हमने, इन्वर्स है तो हम इस तरफ से इस तरफ जाएंगे। 12/x इज इक्वल टू 11/33। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, वैसे कैंसिल भी आप कर सकते हैं यहाँ चाहें तो। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 11 की x के साथ, 11x इज इक्वल टू 12 की 33 के साथ 12 इंटू 33। अब 11 इधर मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा डिवाइड में, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको इस तरह से लिखेंगे, x इज इक्वल टू 12 इंटू 33 डिवाइड बाई 11। 11 3 जा 33, 12 3 जा 36 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट में भी सेम यही काम आपको करना है। x वेरीज इनवर्सली एज स्क्वायर ऑफ y। यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने की बात है, स्क्वायर ऑफ y, इसका मतलब x तो वैल्यू हमें वही लेनी है लेकिन y की वैल्यू का स्क्वायर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर x की वैल्यू है 2 तो 2 लेंगे, लेकिन y 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो ये भी 1 आएगा। फाइंड x हमें निकालना है, और यहाँ पे क्या है, y की वैल्यू 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। अब हम इसको फिर से इन्वर्स वाले फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। 2/x इज इक्वल टू 4/1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, x की 4 से, 4x इज इक्वल टू 2 की 1 से 2। अब x की वैल्यू को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा, सॉरी x के साथ 4 है ना, मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा डिवाइड में, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2/4। कैंसिल करेंगे, 2 × 2, 2 × 2 4, तो x की वैल्यू आ गई हमारी 1/2। इस तरह से हमें इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, इफ x वेरीज इनवर्सली एज y एंड x इज इक्वल टू 1/2। इनवर्सली एज y है तो हम यहाँ लिखेंगे x और y, तो इसको सॉल्व करते हैं। x की वैल्यू 1/2, तो y की वैल्यू कितनी है 16। फिर y की वैल्यू निकालनी है हमें अगर x की वैल्यू है 4। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। इधर से इस तरफ आना है आपने, 1/2, इसके डिवाइड में 4 है तो ये नीचे ही रहेगा यहाँ पर। ठीक है, इज इक्वल टू y/16। ठीक है, इधर से इधर गए, फिर इसके डिवाइड में 16। अब 16 इधर देखो, y जब ऊपर हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई की जरूरत नहीं है, जो इसके नीचे है इसको उधर लेके जाओ, ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये स्टेटमेंट कैसे बन जाएगी, y इज इक्वल टू 1/2 और 4 थे तो 16 डिवाइड में था, इधर आएगा मल्टीप्लाई में, कैंसिल करते हैं, 4 में जा 4, 4 4 जा 16। फिर आप इसको 2 पे कैंसिल करेंगे, 2 2 जा 4, तो y की वैल्यू हमारी आ गई 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है f, इसमें है इफ x वेरीज इनवर्सली एज y, तो x और y की हम बनाएंगे टेबल। तो यहाँ पे x की वैल्यू अगर 3 है तो y की वैल्यू है 20। फिर x हमें निकालना है अगर y कितना है 5, तो फिर से आप क्या बनाएंगे टेबल से, 3/x इज इक्वल टू 5/20। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 की x के साथ 5x इज इक्वल टू 20 की 3 के साथ 20 इंटू 3। अब क्या होगा, 5 इधर मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा डिवाइड में, तो x की वैल्यू आ जाएगी 20 इंटू 3 डिवाइड बाई 5। 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, तो 4 3 जा 12, x की वैल्यू आ गई हमारी 12। ठीक है, फिर है हमारा जी पार्ट, इफ x वेरीज इनवर्सली एज y स्क्वायर, तो फिर से हम यहाँ पे लिखेंगे x और y की जगह लिखेंगे y स्क्वायर। तो x की वैल्यू अगर 3 है तो y की वैल्यू 4 है, लेकिन y स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 4 जा 16, 4 का स्क्वायर 16 होता है। x हमें फाइंड करना है अगर y की वैल्यू 2 है, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। अब हम बाकी सेम रूल इस्तेमाल करेंगे, 3/x इज इक्वल टू 4/16। ये यहाँ पे कैंसिल भी हो रहा है, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे x की 1 के साथ और 3 की 4 के साथ, 3 4 जा 12, तो आंसर आ गया हमारा 12। ठीक है, इस तरह से हमें इसको सॉल्व करना है। फिर है हमारा लास्ट सम, थर्ड, आइडेंटिफाई द डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन फॉर द फॉलोइंग सिचुएशन। नीचे जो सिचुएशन दे रखी हैं इनके लिए हमें बताना है कौन कौन से डायरेक्ट हैं और कौन कौन से इनवर्स हैं। अब ए जो है इसमें है द नंबर ऑफ पीपल एंड टाइम टू कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क। इसका मतलब क्या है, कितने लोग हैं और टाइम किसी काम को करने में लगने में। मान लीजिए एक टाइम है, अब इसको करने में मान लीजिए पहले 2 जने लगे हुए थे,
फिर इसी काम को करने के लिए हमने 4 जने लगा दिए, तो कौन जल्दी पूरा करेंगे? 4 जो हैं। तो हमें ध्यान देना है कि जितने ज़्यादा लोग काम करेंगे टाइम उतना ही कम लगेगा, जितने ज़्यादा लोग काम करेंगे टाइम उतना ही कम हो जाएगा। तो ये जो है वो इन्वर्स वेरिएशन का एग्जाम्पल है। फिर द नंबर ऑफ पीपल एंड द नंबर ऑफ डे कंज्यूम्ड ए गिवन क्वांटिटी ऑफ फूड। अब यहाँ पे क्या है? खाना है। अब देखो हमारे पास फिक्स खाना है। अब जितने ज़्यादा लोग इसको खाएंगे उतने ही कम दिन ये जो है खाना चलेगा, जितने कम लोग इसको खाएंगे उतने ही ये ज़्यादा दिन चलेगा। तो ये भी इन्वर्स वेरिएशन है, मतलब एक चीज़ को बढ़ाने से दूसरी चीज़ कम हो जाती है। अगर हम पीपल्स की संख्या या फिर लोगों की संख्या बढ़ा देते हैं तो खाना उतने ही कम दिन चल पाएगा, तो इसको भी इन्वर्स वेरिएशन की कैटेगरी में रखा जाएगा। सी है टाइम टेकन टू ट्रेवल ए गिवन डिस्टेंस इफ द स्पीड इज चेंजिंग। तो ये भी इन्वर्स का ही एग्जाम्पल होगा कि टाइम टेकन टू ट्रेवल ए डिस्टेंस इफ स्पीड इज चेंजिंग। अब देखो स्पीड बदल रही है, अगर स्पीड ज़्यादा होगी, मान लीजिए आपको 100 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है या 20 किलोमीटर लगा लीजिए, तो अगर आप 60 की स्पीड पे जा रहे हैं और दूसरी बाइक जो है 20 की स्पीड पे है, तो कौन जल्दी इसको कवर करेगा? 60 वाला। तो इसका मतलब जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी वो कम टाइम में इसको कंप्लीट करेगा, जिसकी स्पीड कम होगी वो ज़्यादा टाइम में इसको कंप्लीट करेगा। तो ये भी इन्वर्स वेरिएशन है कि जितनी ज़्यादा स्पीड टाइम उतना ही कम लगेगा। ठीक है। फिर डी आता है द नंबर ऑफ पीपल एंड क्वांटिटी ऑफ फूड। द नंबर ऑफ पीपल एंड क्वांटिटी ऑफ फूड। अब इसको देखें, ये डायरेक्ट है या इन्वर्स? जितने ज़्यादा, अब यहाँ पे ऊपर था डेज, यहाँ पे है फूड। अब जितने ज़्यादा लोग होंगे उनको उतना ही ज़्यादा खाना चाहिए होगा। मान लीजिए किसी पार्टी में 50 लोग आए और दूसरी पार्टी में आए 100 लोग, तो किस में ज़्यादा खाना बनवाना पड़ेगा? 100 लोग वाले में, क्योंकि वहाँ लोग ज़्यादा हैं। तो यही चीज़ यहाँ पे अप्लाई हो रही है कि जितने ज़्यादा लोग होंगे खाना उतना ही ज़्यादा हमें चाहिए होगा। तो ये डायरेक्ट वेरिएशन है। नेक्स्ट ई जो है द टाइम टेकन एंड डिस्टेंस ट्रेवल ए स्पीड इज कांस्टेंट। अब स्पीड नहीं बदल रही है, तो हम इस केस में क्या देखेंगे? वैसे इसको इस तरह के सम को सॉल्व करने के लिए ये फॉर्मूला होता है आपके पास, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है। टाइम को हम इधर ले आते हैं मल्टीप्लाई में, तो ये आ जाएगा टाइम इंटू स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस। तो यहाँ पर टाइम और डिस्टेंस ये दोनों डायरेक्ट हैं और स्पीड और टाइम ये दोनों इन्वर्स होते हैं, बाकी डायरेक्ट होते हैं। अब यहाँ पे टाइम और डिस्टेंस है, जितनी ज़्यादा देर तक हम गाड़ी चलाएंगे डिस्टेंस उतना ही ज़्यादा हम ट्रैवल कर पाएंगे। तो ये जो है डायरेक्ट वेरिएशन का एग्जांपल है। इंक्रीज इन कोस्ट एंड द नंबर ऑफ आर्टिकल दैट कैन बी परचेज्ड इफ बजट रिमेन सेम। मतलब हमारे पास पैसे उतने ही फिक्स हैं, अगर खर्चा बढ़ा दिया जाए, कॉस्ट प्राइस बढ़ा दिया जाए, तो क्या हम मान लीजिए पहले हमारे पास 100 रुपये थे, अब 10-10 रुपये के पेन हमने खरीदे। ठीक है, 10-10 रुपये के कितने पेन खरीद सकते हैं हम? 10। अगर वही पेन 20 रुपये का कर दिया जाए तो हम सिर्फ 5 ही खरीद पाएंगे। तो कहने का मतलब अगर कॉस्ट को बढ़ा दिया जाए तो आर्टिकल जो हैं वो कम मिलेंगे हम, क्योंकि अगर किसी चीज़ का खर्चा मान लीजिए प्राइस बढ़ा दिया गया तो वो उतने ही पैसों में कम हमें मिलेगा। तो ये इन्वर्स वेरिएशन है। नेक्स्ट नंबर ऑफ आर्टिकल परचेज्ड एंड टोटल कॉस्ट। नंबर ऑफ आर्टिकल परचेज, कितने आर्टिकल परचेज किए, एंड टोटल कॉस्ट। तो ये डायरेक्ट वेरिएशन, जितना ज़्यादा हम खरीदारी करेंगे उतना ही ज़्यादा हमारा खर्चा लगेगा। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में आपने कंप्लीट किया है एक्सरसाइज 11D को। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगे तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें, ताकि हम इंस्पायर होकर और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ आपके लिए लेके आएँ। धन्यवाद।